Good afternoon to all. आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि क्लियर? एनीवन? एनीवन? मेरी आवाज़ क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? यस. यस सर, क्लियर है. यस. गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज आपकी जो जीके की क्लास होगी जिसमें सर आ चुके हैं, नंदलाल जी हैं, और सर को 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है. कंटिन्यूस आरएएस, आईएएस, आरजेएस के इंटरव्यू के स्टूडेंट को मार्गदर्शन कर रहे हैं और इनकी 27 बुक्स है पब्लिश है इसी से रिगार्डिंग, और इन्होंने कई अच्छे इंस्टीट्यूटों में भी पढ़ा है. तो आज आपको ये राजस्थान के जीके का जो एरियाज है इनकी कंटिन्यूस रहेगी. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 डेज के लिए क्लासेज रहेगी. तो आपको सर गाइडेंस देंगे. यस सर, मोस्ट वेलकम. गुड आफ्टरनून. आपको सबसे पहले मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू में आपने चूँकि आरजेएस हैं, राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड, आपको राजस्थान का एलिमेंट्री नॉलेज, हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो ज़रूरत नहीं है, बट हम यहाँ पर एक सिंपल सा एलिमेंट्री नॉलेज हमें होना ज़रूरी है. और वो इससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू के टाइम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्पेशली आपके अपना जो डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हर स्टूडेंट से पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं. दूसरा, यहाँ पर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो यहाँ पर ट्रेडिशनल कह दें, जो हमारे यहाँ की सामाजिक समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तीसरा, यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सुपर रहा है. राजस्थान का पूरे भारत के अंतर्गत अगर ऐतिहासिक रूप में देखें तो यहाँ का इतिहास सबसे समृद्ध इतिहास रहा है. तो इस कारण से उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बट जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको ज़रूर हम देखेंगे. और इन सब दिनों के अंतर्गत, और फिर आपकी इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताना, उसके बारे में बता दूंगा. ठीक है. तो हम सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान की वर्तमान की पोजीशन अगर देखें, आपको सिंपल सा कि राजस्थान भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा राज्य माना जाता है. किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर. तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है. अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कहीं पर भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो ये सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं और उनकी पोजीशन क्या है. तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 41. कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 41 डिस्ट्रिक्ट हैं. 53 पहले थे, जिसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कम करके वर्तमान में कितने कर दिए थे? 41. तो अब मैं केवल एक आउटलाइन बता देता हूँ आपको कि ये 41 डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं, कहाँ पर हैं, ताकि आपको बाउंड्री का भी पता चल जाए, आपका अपना डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन भी पता चल जाए. तो एक पूरा राजस्थान का आपको सिंपल सा मैप के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं. ये हम एक राजस्थान को सिंपल से इस रूप के अंतर्गत, जैसा राजस्थान है उस रूप के अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई करते हैं.
अब एक हम सिंपल सा सर्किल से चलेंगे, आपको पूरा राजस्थान की पोजीशन बहुत अच्छी तरह से आराम से याद हो जाएगी। हम यहाँ पर सबसे पहले ये एक डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्शन हमेशा आपके हाथ के आधार पर होती है, हमारे मुंह के आधार पर डायरेक्शन नहीं होती है। हम कहीं पर भी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं तो हमारे हाथों के आधार पर उसको डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। राइट हैंड की तरफ हमेशा पूर्व दिशा होगी, राइट हैंड की तरफ, मुंह हमारा किधर भी हो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। राइट हैंड की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होगी? पूर्व। लेफ्ट की तरफ हमेशा पश्चिम दिशा, हेड की तरफ नॉर्थ और पैरों की तरफ साउथ। ठीक है, तो अब मेरा मुंह इधर हो रहा है बट ये हाथ हैं, तो ये हाथ कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा, ईस्ट। ये वाला वेस्ट, पश्चिम दिशा। हेड की तरफ ये नॉर्थ, उत्तर, और ये साउथ, दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के 41 ही डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन समझाता हूँ और उसको आराम से आप लोग ध्यान रखना है। हम चलते हैं उत्तर से, तो एकदम नॉर्थ में राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो एकदम नॉर्थ आएगा तो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? श्री गंगानगर। एकदम नॉर्थ की अगर बात करें, नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? श्री गंगानगर। नेक्स्ट एकदम साउथ की बात करें तो साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बांसवाड़ा। साउथ में अगर देखते हैं एकदम साउथ में आता है तो यहां पर है बांसवाड़ा। नॉर्दर्न श्री गंगानगर, साउदर्न क्या हो गया? बांसवाड़ा। सेम यहां पर इधर आते हैं एकदम ईस्ट के अंतर्गत, देन यहां पर डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। और वेस्ट के अंतर्गत देखते हैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। क्लियर? तो इस तरह से सबसे पहले अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर आराम से इजी वे में हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर। अब यहाँ पर एक एक सेगमेंट में चलते हैं। हम चलेंगे गंगानगर से कहाँ तक? धौलपुर। फिर धौलपुर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से जैसलमेर और जैसलमेर से गंगानगर। ऑटोमेटिक हमें राजस्थान की सारी पोजीशन अपने आप समझ में आ जाती है। तो श्री गंगानगर से अगर चलते हैं तो श्री गंगानगर के बाद में अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। श्री गंगानगर से अगर आगे चल रहे हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में चलते हैं देन चूरू। चूरू के बाद में झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में सीकर। देखिए आप, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, अब सीकर के बाद में पहले डिस्ट्रिक्ट था जयपुर, बट जयपुर से एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। जयपुर का कुछ पार्ट लिया और कुछ पार्ट अलवर का लिया, इसलिए वो नया डिस्ट्रिक्ट बना, जिसके कारण अब जयपुर यहाँ पर न रह करके यहाँ पर नया डिस्ट्रिक्ट कोटपूतली और बहरोड। इसलिए इस क्रम के अंतर्गत कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया? कोटपूतली, बहरोड। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूअस कोटपूतली, बहरोड। पहले इसकी जगह पर क्या था? जयपुर। जयपुर आज भी हैं बट बाउंड्री के ऊपर वो नहीं है। फिर आते हैं कोटपूतली, बहरोड के बाद में डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर अलवर से एक डिस्ट्रिक्ट अलग किया,
जिसका नाम है खेरथल। खेरथल, और यहाँ पर एक और शहर जिसका नाम तिजारा। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया? खेरथल तिजारा। क्लियर? अब आते हैं, इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट आता है, वो है अलवर। अलवर का भी कुछ पार्ट यहाँ पर बाउंड्री पर है, इस कारण से यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर के बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है डीग। डीग जो भरतपुर जिले का है, भरतपुर से भी अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, डीग। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ गया? डीग। डीग के बाद में डीग के ही पार्ट के अंतर्गत दूसरा डिस्ट्रिक्ट और आता है भरतपुर। और भरतपुर के बाद में क्या आ गया? धौलपुर। तो अब देखिए, आप श्री गंगानगर से धौलपुर तक की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो सीक्वेंस में हम यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर नहीं, अब क्या करना है? कोटपुतली, बहरोड, उसके बाद में अलवर से ही अलग बनाया गया डिस्ट्रिक्ट खेरथल तिजारा, एंड भरतपुर से अलग बना डिस्ट्रिक्ट डीग एंड भरतपुर, एंड लास्ट क्या आ गया? धौलपुर। तो देखिए आप, कंटिन्यूस कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये सीक्वेंस आप बाउंड्री पे चल रहे हैं, हम अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो बाउंड्री हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर अभी बाउंड्री पर डिस्ट्रिक्ट है। तो गंगानगर से अगर धौलपुर तक आते हैं तो बाउंड्री पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? तो हमें सिंपल गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बहरोड, कोटपुतली, खेरथल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर एंड धौलपुर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। धौलपुर से हम कहाँ तक चलें? बांसवाड़ा तक। धौलपुर के बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ पर है करौली। धौलपुर से नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? करौली। करौली से नेक्स्ट सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से नेक्स्ट कोटा। कोटा यहाँ पर बहुत साइड हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, बट हम काउंट एक बार ही करेंगे। कोटा के बाद में नेक्स्ट आते हैं बारां डिस्ट्रिक्ट। बारां के बाद में यहाँ पर, इधर तो 12 हैं, इस साइड के अंतर्गत आते हैं झालावाड़। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इधर भी हैं इधर भी हैं, ये है चित्तौड़गढ़ का। तो झालावाड़ के बाद में बीच में आएगा कोटा वाला पार्ट, बट हमने कोटा को काउंट कर लिया इसलिए डबल काउंट नहीं करेंगे। वापस कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ का कुछ पार्ट इधर भी हैं और कुछ पार्ट इधर भी, तो ये हो गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बीच के अंतर्गत ये वाला जो स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में ये पार्ट भी चित्तौड़गढ़ का, वापस इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर इससे नीचे आते हैं, यहाँ पर है प्रतापगढ़। देखिए इनके ओल्ड नेम में सारे समझाऊंगा, ये सारे एरिया, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई होना जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एरिया क्या कहलाता है, आप कौन से एरिया से हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो किस नाम से कहलाता है। तो एक पूरा ओवरऑल राजस्थान की हमें डिस्ट्रिक्ट और उनके जो निक नेम हैं, जो भी ओल्ड नेम और प्रेजेंट टाइम के जो नेम है, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए आप, हम धौलपुर से चलते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। तो अब देखो आपको कितने सारे डिस्ट्रिक्ट अपने आप कवर हो रहे हैं। श्री गंगानगर से अगर हम बांसवाड़ा तक आते हैं तो श्री गंगानगर,
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, तिजारा, खेरथल, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। क्लियर? फिर यहाँ पर अब हम चलेंगे कहाँ से? बांसवाड़ा से जैसलमेर तक। तो बांसवाड़ा से जैसलमेर चलते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आता है डूंगरपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर से ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आता है उदयपुर। डूंगरपुर के बाद में उदयपुर। उदयपुर के बाद में यहां पर डिस्ट्रिक्ट आता है सिरोही। सिरोही के बाद में डिस्ट्रिक्ट आता है जालोर। जालोर के बाद में आता है बाड़मेर एंड बाड़मेर के बाद आ गया जैसलमेर। तो बांसवाड़ा से जैसलमेर के बीच बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर एंड जैसलमेर। क्लियर? अब हम चलेंगे जैसलमेर से कहाँ तक? गंगानगर। तो जैसलमेर के बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर एंड बीकानेर के बाद वापस कौन सा आ गया? श्री गंगानगर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राजस्थान के अगर डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन, तो आपको जहां से आप स्टार्ट हुए वहीं पर अगर वापस आते हैं तो बहुत सारे जिले हमारे इसके अंतर्गत कवर हो गए और पूरा आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है। कहीं पोजीशन अपने आप यहाँ पर इसका आंसर निकलता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर स्थित है। श्री गंगानगर से चलें। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एंड श्री गंगानगर। क्लियर? अब देखो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो 41 में से 27 डिस्ट्रिक्ट किस पर लोकेटेड हैं? बाउंड्री पर। अब वो चाहे इंटरनेशनल चाहे इंटरस्टेट, वो भी अभी देख लेंगे कौन इंटरस्टेट पर है और कौन इंटरनेशनल बाउंड्री पर है। ठीक है? अब बच गए कितने? 41 में से। अब देखिए आप बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी हम बहुत आराम से याद करें। अब वापस से ऊपर से नीचे चल रहे हैं। श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ यहाँ पर ही आ गए। यहाँ बीच में अगर हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आएगा नागौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागौर। नागौर से एक और डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नागौर से विभाजित करके नागौर का डिवीज़न किया, एक और डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम है कुचामन डीडवाना। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट। तो अब देखिए कुचामन और डीडवाना, तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गई है, नागौर और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? कुचामन डीडवाना। ठीक है? मैं इसी के साथ चल रहा हूँ आगे। अब यहाँ पर चलते हैं तो अलवर, यहाँ पर खेरतल, कोटपुतली किससे डिवाइड किया है? जयपुर से। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाएगा? जयपुर। ठीक है? जयपुर के
पास में अगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से जयपुर से पहले अलग किया था, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दौसा। अब देखो आप, जो बाउंड्री पर नहीं हैं अपने ही यहाँ पर इंटरनल पार्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। बाउंड्री पे होते जब तो ये आ जाते, तो अपने आप ही यहाँ पर निकल जाएगा कौन कौन से बाउंड्री पर लोकेटेड नहीं है। जयपुर हो गया, दौसा हो गया। अब नीचे चलते हैं, दौसा के बाद आता है टोंक डिस्ट्रिक्ट। टोंक से और नीचे की तरफ चलते हैं बूंदी। इट मीन्स ना तो बूंदी, ना टोंक, ना दौसा, ना जयपुर, ना नागौर, ना कुचामन, डीडवाना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसी को बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। अब हम इधर चलते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, यहां पर डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। जोधपुर से एक डिस्ट्रिक्ट अलग किया गया, नया बनाया गया, वो है फलोदी। जोधपुर से डिवाइड करके कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है? फलोदी। तो जोधपुर और फलोदी, ठीक है। अब जोधपुर फलोदी से नीचे आते हैं, ये बाड़मेर। बाड़मेर से एक डिस्ट्रिक्ट अलग किया है जिसका नाम है बालोतरा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? बालोतरा। बाड़मेर तो बाउंड्री शेयर कर रहा है, बट बालोतरा शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट यहां पर देखिए, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा। नेक्स्ट, जोधपुर बालोतरा के पास में अगर डिस्ट्रिक्ट देखते हैं वो है पाली। वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पाली। अब यहां पर हम पाली से आगे नीचे आते हैं, तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका नाम है राजसमंद, जो उदयपुर से अलग किया गया था और ये नया जिला बना था, पहले बन गया, अभी नहीं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजसमंद। प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत उदयपुर से एक और डिस्ट्रिक्ट सेपरेट किया है, वो है सलुम्बर। उसका नाम क्या है? सलुम्बर। ये भी बाउंड्री शेयर में, जो पिंक में लिख रहा हूं वो सारे बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट जो उदयपुर को डिवाइड करके यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये तो यहां पर बात आ गई। अब आते हैं यहां पर बीच में, नागौर, कुचामन, डीडवाना, जयपुर, यहां पर डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। अजमेर से अलग किया गया डिस्ट्रिक्ट यहां पर है ब्यावर। ब्यावर। तो इस प्रकार से अब हम अगर देखें तो ये आपके 41 ही डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर बाउंड्री वाले भी हैं और नॉन बाउंड्री वाले भी आ गए। अब नॉन बाउंड्री अगर आपको बताना है वो सिंपल, नागौर, कुचामन, डीडवाना, जोधपुर, फलोदी, फिर यहाँ पर बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलुम्बर, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, टोंक एंड बूंदी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक मैप को माइंड में बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ चलते हुए याद रखें, तो बहुत इजी वे में हम डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन बता सकेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस जगह पर स्थित है। आप अपने खुद के आपके डिस्ट्रिक्ट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जिला इसमें कहां पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक मोटा मोटा कि राजस्थान के 41 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब देखिए एक और पॉइंट यहां पर मैं समझा देता हूं आपको। श्री गंगानगर से यहां से लेकर के अगर हम चलते हैं, ये बाड़मेर तक, यहां तक हमारे भारत के राज्यों के साथ में राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है। भारत के राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो भारत के राज्य आपस में जब बाउंड्री शेयर करते हैं तो उसको इंटर स्टेट या अंतर
राज्यीय सीमा के रूप में जाना जाता है। तो इंटरस्टेट बाउंड्री की अगर बात करें तो श्री गंगानगर से लेकर कहाँ तक हो गया, बाड़मेर तक। अब हम यहाँ पर स्टेट देखें कि कौन कौन से स्टेट हैं, तो यहाँ से चलते हैं तो इधर पहला स्टेट आता है पंजाब, एक स्टेट जो राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा, वो कौन सा राज्य हो गया, पंजाब। पंजाब के बाद में उसी से एडजॉइनिंग स्टेट है वो है हरियाणा। ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं, हम सिंपल सा कि हमारे सराउंडिंग कौन कौन से हैं। पंजाब के बाद कौन आ गया, हरियाणा। हरियाणा के बाद में अगर चलते यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश से नीचे चलते यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से आगे चलते हैं इधर आ जाता है गुजरात। इट मीन्स राजस्थान कितने राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है, 5 राज्यों की। कौन कौन से 5 राज्य हो गए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये इंटरस्टेट। तो सिंपल सा यहाँ पर आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान किन किन राज्यों के साथ में जुड़ा हुआ है या बाउंड्री है, बाउंड्री शेयरिंग है, तो हमें इन 5 राज्यों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें ये वाली, यहां से लेकर के यहां तक, ये बाउंड्री हमारी पाकिस्तान के साथ में शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ शेयर होने के कारण इस बाउंड्री को हम इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पर अगर हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो रहा है, श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। इसलिए राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, देन आंसर क्या हो गया, 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। जोधपुर शेयर नहीं करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। जोधपुर यहाँ पर बाउंड्री के आसपास भी स्थित नहीं है ना। ये अक्सर हमारे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट भी जोधपुर है, तो उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर एयरफोर्स का जो हेड ऑफिस है वो भी जोधपुर में है, बट जोधपुर में कहीं पर भी आसपास भी पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। अब पाकिस्तान और भारत की इस सीमा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ कौन थे, आपके ही वर्ग के मेंबर थे, बैरिस्टर थे ये ब्रिटेन के। भारत और पाकिस्तान जब 2 देश बने थे, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए इनको भारत बुलाया गया था। एकमात्र बार वो भारत आए थे, उससे पहले कभी भारत नहीं आए, और उनके द्वारा ही ये भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था। तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने किया, इस कारण से इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। किन किन देशों के बीच में है ये, तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ, अब यहाँ पर इसको भी समझना, ये थोड़ा सा, चूंकि पाकिस्तान कहाँ पर था, अगर हम देखते हैं भारत में, भारत में अगर इसको देखें तो ये वाला भाग पाकिस्तान और ये वाला भाग पूर्वी पाकिस्तान,
जिसको प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। क्लियर। इसलिए ये जो बाउंड्री भारत और बांग्लादेश के बीच में है, इस बाउंड्री को भी किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन। क्लियर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसको भी रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको भी रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के अंतर्गत जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी के अंतर्गत पर 90,000 यहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था, और उसके बाद में जो उसने सरेंडर किया और उसके साथ ही बांग्लादेश का उदय हुआ, अर्थात भारत के माध्यम से ही बांग्लादेश एक नया देश बना था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। आया समझ में? तो एक सिंपल आपको कि यहाँ आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान की आसपास के राज्यों के साथ में किस प्रकार की पोजीशन है, क्या स्थिति है, तो हम उसके आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, जैसा यहाँ पर ये चीज़ें आ गई, अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो राजस्थान प्रेजेंट टाइम में राजस्थान कहला रहा है। ये पहले राजस्थान नाम से नहीं जाना जाता था। ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उस समय यहाँ पर ये सारा क्षेत्र राजस्थान नहीं कहलाता था। अलग अलग एरिया अलग अलग नाम से जाना जाता था। अब मैं यहाँ पर आप सबके लिए अपने अपने कॉमन, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने अपना एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम याद रखना है, उसका रीज़न क्या है उसको भी याद रखना है कि वो ऐसा क्यों कहलाता है। मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ओवरऑल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहीं पर हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तर से ही, एक एक पार्ट को उसी अकॉर्डिंग हम याद करते हुए चलेंगे। नॉर्दर्न पार्ट ये यहाँ पर पंजाब है। पंजाब के साथ में, पंजाब का मतलब क्या है, पंच आब, पंजाब के शब्द से बना है पंच आब। आब का मतलब क्या है, नदियाँ। आपका मतलब क्या है, नदियाँ। कितनी नदियाँ हो गई, 5 नदियाँ। जिस एरिया में 5 नदियाँ प्रवाहित होती है वही क्षेत्र पंजाब के नाम से जाना जाता है। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। बट अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें, यहाँ पर महाभारत पीरियड के अंतर्गत देखें, तो उस स्थिति में ये पंजाब नहीं कहलाता था। हरियाणा को आप लोगों ने सुना भी होगा, महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र, तो इसका मतलब हरियाणा तो क्या कहलाता था, कुरु जनपद था। ठीक है, और उसमें एक स्थान क्या कहलाता था, कुरुक्षेत्र। ऐसे ही पंजाब का नाम भी पंजाब न होकर के उस समय उसका नाम था योद्धे। क्या नाम था, योद्धे। योद्धे नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जिनको युद्ध करना बहुत पसंद था। युद्ध प्रिय जाति जिस एरिया में रहती थी उसी का वह क्षेत्र योद्धे के नाम से जाना जाता था। तो आज भी जो युद्ध करते हैं उसको हम योद्धा बोलते हैं। तो योद्धा लोग जहाँ पर रह रहे हैं इसलिए वो क्षेत्र क्या कहलाता था, योद्धे। ठीक है, तो बाउंड्री श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की तो वर्तमान में हमने अलग की। अगर एंशिएंट पीरियड की देखें तो ये पंजाब का ही पार्ट था, और पंजाब का पार्ट होने कारण श्री गंगानगर वाला एरिया, बीकानेर का कुछ क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था, योद्धे। तो श्री गंगानगर का ओल्ड नेम क्वेश्चन एक आता है, बीकानेर का, श्री गंगानगर का ओल्ड पार्ट किस नाम से जाना जाता था, देन आंसर क्या हो गया, योद्धे प्रदेश। योद्धे क्यों कहलाता था, तो यहाँ पर महाभारत काल के अंतर्गत युद्ध करने वाली जाति इस क्षेत्र में निवास करने के कारण यह क्षेत्र योद्धे के नाम से जाना जाता है। अपने अपने एरिया को जरूर नोट करना आप,
जो आपसे रिलेटेड हो, अपना डिस्ट्रिक्ट हो, उसको जरूर नोट करना है। सारा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अपना अपना क्षेत्र है जरूर उसमें, यहाँ पर जैसा भी आए उसके अकॉर्डिंग आप लोग याद कर लेना या नोट कर लेना। क्लियर माइंड में? अब आते हैं तो फिर ये वर्तमान में गंगानगर कैसे कहलाता है। तो ये तो हो गई महाभारत की बात। अब वर्तमान पीरियड की बात करें, इस गंगानगर एरिया के अंतर्गत एक संत निवास करते थे जिनका नाम था रामगिरी। संत का नाम क्या था? रामगिरी संत। रामगिरी संत इस क्षेत्र में निवास करते थे और लोगों का उनके अंतर्गत बहुत विश्वास आस्था थी। तो उन लोगों ने रामगिरी के नाम पर ही अपने गांव का नाम रख दिया रामनगर। ठीक है, तो रामगिरी के नाम पर ये क्या एरिया क्या कहलाने लग गया? रामनगर। अब ये रामनगर एरिया आता था बीकानेर स्टेट के अंतर्गत, बीकानेर रियासत के अंतर्गत। तो बीकानेर के महाराजा हुए थे गंगा सिंह जी, जिसको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में 1922 से 1927 के बीच में पंजाब में निकलने वाली सतलज नदी पर एक डैम बनवा करके वहाँ से एक नहर लेकर आए और इस नहर से इस एरिया को ये पानी उपलब्ध कराया। नहर से पानी मिल गया। इस पानी के कारण वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कृषि कार्य उत्पादन होना प्रारंभ हो गया, जिस कारण से लोगों ने संपन्नता जो प्राप्त की उस नहर के आने के कारण प्राप्त की। और नहर कौन लेकर आए? महाराजा गंगा सिंह जी। इसलिए उन लोगों ने उनके सम्मान में, महाराजा गंगा सिंह जी के सम्मान में अपने गांव, अपने कस्बे का नाम जो पहले रामनगर था उसको बदल करके उन्होंने क्या नाम रख दिया? श्री गंगा नगर। क्लियर? तो श्री गंगा नगर किनके नाम से जाना जाता है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पर। और इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? रामनगर के नाम पर। और रामनगर से भी पहले क्या कहलाता था? योद्धे प्रदेश। क्लियर? अब आते इसी के पास वाला देखते हैं, हनुमानगढ़। देखिए, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं वो अच्छी तरह से इनको समझना है, उनसे जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हनुमानगढ़ का पहला नाम क्या था, जिसको आज हम हनुमानगढ़ कह रहे हैं? इसका ओल्ड नेम अगर देखें तो इसका प्राचीन नाम था भटनेर। जो वहां के लोग हैं वो आज भी जानते हैं कि उसका प्राचीन नाम क्या है? भटनेर। भटनेर क्यों कहलाता था? भटनेर कहलाने के पीछे रीजन था कि 295 एडी में 295 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर भाटी वंश के राजाओं का शासन था। भाटी वंश जिसमें राजा का नाम था भूपत। भूपत राजा का नाम क्या था? भूपत। भूपत ने अपने पिता की याद में, पिता की स्मृति में एक दुर्ग बनवाया, एक फोर्ट बनवाया। कब बनवाया था? 3rd सेंचुरी में, 295 ईस्वी में। ठीक है, तो 295 ईस्वी के अंतर्गत एक दुर्ग बनाया। पिता का नाम था भट्टी। पिता का नाम क्या था? भट्टी। बनवाने वाला कौन है? भूपत। तो भूपत ने अपने पिता की याद में जो दुर्ग बनाया, उस दुर्ग का नाम उनके पिता की याद में ही भटनेर रखा गया। ठीक है, तो वह दुर्ग 3री शताब्दी में बनने वाला यह दुर्ग क्या कहलाता है? भटनेर का दुर्ग। फिर 1805 में, 1805 ईस्वी की बात है, भटनेर के किले पर एक व्यक्ति शासन करता था जिसका नाम था जाबता खान भाटी, मुस्लिम। उसका नाम क्या था? जाबता खान भाटी। ठीक है, कब की बात है? 19th सेंचुरी या 1805 ईस्वी की। उस समय बीकानेर के शासक थे महाराजा सूरज सिंह। यहाँ के राजा कौन थे?
महाराजा सूरत सिंह। बीकानेर के महाराजा ने जाप्ता खां बाटी पर अटैक कर दिया। कहाँ पर अटैक कर दिया? भटनेर के दुर्ग पर। भटनेर के दुर्ग पर अटैक कब किया? 1805 में। और 1805 में अटैक करके मंगलवार के दिन उस पर जीत हासिल कर ली। अर्थात इस दुर्ग को किस दिन जीता उन्होंने? मंगलवार के दिन। और मंगलवार का दिन किनका दिन मानते हैं हम? हनुमान जी का। इसलिए मंगलवार की उस जीत को किसको समर्पित किया? हनुमान जी को समर्पित करते हुए भटनेर के उस दुर्ग का नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया गया। और तब से 1805 से यही भटनेर का दुर्ग भटनेर के स्थान पर क्या कहलाने लग गया है? हनुमानगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, बीकानेर। बीकानेर से पहले बीकानेर कब से कहलाने लगा? और बीकानेर से कहलाने से पहले ये क्या कहलाता था? तो बीकानेर ये है जोधपुर। जोधपुर में एक राजा हुए राठौड़ वंश के राव जोधा। राठौड़ वंश के राव जोधा। राव जोधा के 5 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था राव बीका। उसमें से एक पुत्र का नाम क्या था? राव बीका। क्योंकि आज भी आप अगर मोनार्क के अंतर्गत देखें, राजतंत्र में देखते हैं, तो राजा का सबसे बड़ा लड़का ही राजा बनता है। बाकी पुत्र होते हैं तो उनको या तो कोई भी जागीर दे दी जाती है या फिर उनको कोई भी अन्य पद प्रदान कर दिया जाता है। सारे के सारे तो राजा नहीं बनते। तो राव जोधा का एक पुत्र जो राव बीका, वो छोटा था, सबसे बड़ा नहीं था। इस कारण से उन्हें उत्तराधिकार में वो रियासत नहीं मिली। बट वो बहुत महत्वाकांक्षी था, तो उसने जोधपुर छोड़ दिया। जोधपुर छोड़ करके जोधपुर साम्राज्य से दूर उस जगह पर चला गया जहां पर बहुत अधिक संख्या में खेजड़ी के वृक्ष, जिसको बोलते हैं सम्मी वृक्ष। खेजड़ी को क्या बोलते हैं? सम्मी। संस्कृत के अंतर्गत बोलते हैं सम्मी। सम्मी वृक्ष बहुत अधिक संख्या में थे और अत्यधिक संख्या में यहाँ पर खेजड़ी और दूसरे वृक्ष होने के कारण ये पूरी तरह से घना भरा पूरा जंगल लगता था। और जंगल के कारण वह क्षेत्र क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश। तो जोधपुर छोड़ करके वो कहाँ पहुंच गए? जांगल प्रदेश में। बीकानेर नहीं कहला रहा है, क्या कहला रहा था? जांगल प्रदेश। इट मीन्स बीकानेर का ओल्ड नेम क्या हो गया? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश क्यों कहलाता था? क्योंकि अत्यधिक संख्या में खेजड़ी तथा अन्य वृक्ष होने के कारण। यहीं पर करणी माता भी रहती थी। देशनोक की जो करणी माता है, जिनका मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से फेमस, वो सब मंदिर बाद में बने, परंतु जीवन काल में, वो जीवित अवस्था में, वो उस समय वहाँ पर इसी जांगल प्रदेश में रहती थी। अब बीका जी यहाँ पर पहुँच करके करणी माता से आशीर्वाद लेकर के उन्होंने अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। और बीका के द्वारा नया साम्राज्य स्थापित होने के कारण ही वह क्षेत्र उसी के नाम पर बीकानेर के नाम से जाना जाने लग गया। तो 1485 के लगभग, 1485 ईस्वी के लगभग राव बीका, राठौड़ वंश के राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की करणी माता के आशीर्वाद से। और इस प्रकार से यह जांगल प्रदेश 15वीं सेंचुरी से क्या कहलाने लग गया? बीकानेर। ठीक है। तो बीकानेर का ओल्ड नेम क्या हो गया? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश वर्तमान में क्या कहलाता है? बीकानेर। और बीकानेर किसके नाम पर कहलाता है? तो राव जोधा के पुत्र राठौड़ बीका के नाम पर। क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट, बीकानेर से आगे चलते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में पहले देखिए, ये इधर पाकिस्तान की बाउंड्री आ गई। अगर आप देखें, इसके पास इधर पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान से अगर वो आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं अरब कंट्रीज, अरब देश। पाकिस्तान के अंतर्गत एक प्रांत है
आज भी है, जिसको हम बोलते हैं सिंध प्रांत। जहाँ से लोग आए थे उसी को सिंधी बोलते हैं, सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत के अंतर्गत यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर कुछ जातियाँ रहती थी। उन जातियों पर अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया, तो अरबों से बचने के लिए वो भाग करके यहाँ से इस डेजर्ट पार्ट में पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पर आकर रहने लगे। अब कोई व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा है, उसकी जीविका अति आवश्यक है कि जीने के लिए कुछ न कुछ तो साधन चाहिए। तो उन लोगों ने अपने जीवन के लिए गायन को अपना जीवन का आधार बनाया, सिंगिंग को। गायन की एक स्पेशल शैली, स्टाइल उन्होंने यहाँ पर शुरू की, और जो गायन की विशेष शैली प्रारंभ हुई, उस शैली का नाम रखा गया है मांड। क्या नाम रखा था? आज भी है प्रचलित मांड गायकी। अल्लाह जिलाई बाई सुना होगा आप लोगों ने, गौरी देवी, ये विख्यात मांड गायिका महिलाएं रही है। तो मांड क्या चीज है? संगीत की एक स्टाइल है। जिन लोगों ने इसको एडॉप्ट किया, उन लोगों को भी क्या बोला जाने लगा? मांड लोग। अब मांड लोग जहां पर रहने लगे, उसका नाम भी क्या रख गया? मांड प्रदेश। तो जिसको हम आज जैसलमेर कह रहे हैं, वो पहले क्या कहलाता था? मांड प्रदेश। क्लियर? 1155 में 1155 ईस्वी के अंतर्गत इसी मांड प्रदेश के अंतर्गत भाटी वंश का शासन था। भाटी राजपूत वंश हैं, उनका शासन था। उसमें से एक शासक हुआ जिसका नाम है जैसल। उसका नाम क्या है? जैसल ने एक फोर्ट बनाया, किला बनवाया, और उसके नाम पर ही उस किले का नाम क्या रखा? जैसलमेर। और वह पूरा उसका किंगडम, उसका साम्राज्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जैसलमेर से। तो 1155 ईस्वी से यही मांड क्षेत्र क्या कहलाने लग गया है? जैसलमेर। और किसके नाम पर कहलाने लग गया? भाटी जैसल के नाम पर। तो जैसलमेर का दुर्ग कब बनाया गया? 1155 ईस्वी के अंतर्गत। मैं फोर्ट के बारे में बताऊंगा जब हम फोर्ट पढ़ेंगे, तो उसके बाद उस संबंध में यहाँ पर आपकी जो स्पेसिफिक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होगा, उसको आप जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ये हो गई जैसलमेर की बात। अब इसी में आगे चलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर। बाड़मेर पहले जैसलमेर का ही पार्ट था। इसका कोई ऐसा बाड़मेर नामक व्यक्ति के नाम पर यह बाड़मेर कहलाता है, तो इसका कोई ऐसा स्पेशली यहाँ पर हमें कुछ भी मेन। अब आते हैं जालोर। यह है जालोर। जालोर का अगर प्राचीन नाम देखते हैं तो एक आता है जालहुर। दूसरा नाम आता है जाबालीपुर। तीसरा नाम आता है इसके स्वर्णगिरी। ये तीनों नाम प्रेजेंट जालोर के। जालहुर अपभ्रंश होकर के, अपभ्रंश मीन्स बिगड़ करके, वो क्या बन गया? जालोर। ठीक है, यहां पर एक ऋषि तपस्या करते थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि। ऋषि का नाम था जाबाली ऋषि, और इस कारण से वह स्थान उन्हीं के नाम पर क्या कहलाता था? जाबालीपुर। फिर इसी जगह पर 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर बना हुआ था स्वर्णगिरी टेम्पल के नाम से। स्वर्णगिरी मंदिर, जैन मंदिर बने हुए थे, इस कारण से वह टेम्पल स्वर्णगिरी टेम्पल कहलाते थे। और स्वर्णगिरी मंदिरों के कारण ही वह नगर क्या कहलाने लग गया? स्वर्णगिरी। तो जिसको प्रेजेंट टाइम में हम जालोर कह रहे हैं, वो पहले क्या क्या कहलाता था?
जाबालीपुर, स्वर्णगिरी एंड जालहुर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं जोधपुर। जोधपुर को आज भी और पहले भी कहा जाता है मारवाड़। जोधपुर को पहले भी क्या कहा जाता था? मारवाड़, और आज भी क्या बोलते हैं? मारवाड़। मारवाड़ का मतलब क्या होता है? आपसे अपने अपने एरिया वाले से पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। जोधपुर बोलचाल में क्या कहलाता है? देन मारवाड़। मारवाड़ का मीनिंग क्या है? सिंपल सा यहाँ पर कि मारवाड़ का मतलब क्या है, मारवाड़ में आप रह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो मारवाड़ बेसिकली बना है मरुवार से, मरु प्लस वार। मरु मीन्स डेजर्ट। मरु मीन्स क्या होता है? डेजर्ट, रेगिस्तान। वार मीन्स एरिया। राजस्थानी लैंग्वेज के अंतर्गत मरु का मतलब रेगिस्तान और वार का मतलब क्षेत्र, अर्थात रेगिस्तान या रेतीला क्षेत्र। वही अपभ्रंश होकर के, वही बिगड़ करके मरुवार से क्या हो गया? मारवाड़। क्योंकि राजस्थान में आज भी लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत, लोकल बोली के अंतर्गत रे को हम ड़ के रूप में उच्चारण करते हैं, इस कारण से वही मारवाड़ के रूप में जाने लग गया। तो आज भी अगर हम देखते हैं तो पूरा ये डेजर्ट पार्ट है पश्चिमी राजस्थान का, जोधपुर का। यहाँ पर आज भी अगर जाते हैं तो आप उनकी जंक्शन, उस एरिया में भी जाओगे तो जगह जगह पर आप लोग लिखा होगा मारवाड़। तो ये तो स्पेशली जोधपुर का तो जरूर ही आपको याद रखना है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट वही है। इस कारण से सभी को याद रखना है कि हाँ, जोधपुर क्यों कहला रहा है, पहले क्यों यहाँ पर ये किस नाम से जाना जाता है और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं तो फिर ये जोधपुर कब से कहलाने लगा? तो जोधपुर के अंतर्गत जो वंश ने शासन किया था वो है राठौड़ वंश। राजस्थान में दो जगह पर राठौड़ों का शासन रहा है, एक बीकानेर का और दूसरा जोधपुर की। जोधपुर के राठौड़ पहले शासन करते थे, उनकी राजधानी थी मंडोर। सुना होगा नाम मंडोर, जो जोधपुर में ही है। जोधपुर से केवल 8 किलोमीटर दूर ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्राचीन नाम था मांडव्यपुर, और मांडव्यपुर के राजा थे मंदोदर, और मंदोदर की पुत्री का नाम था मंदोदरी, और मंदोदरी का विवाह किसके साथ किया है? रावण के साथ। इसलिए आज भी राजस्थान का केवल मंडोर ही ऐसा स्थान है जहाँ पर दशहरे पर रावण नहीं मारा जाता है। वहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, रावण का मंदिर बना हुआ है, रावण को मारते नहीं हैं, फूफा जी हैं वो। इस कारण से कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि उनका विवाह यहाँ पर हुआ है। तो राठौड़ों का पहला जो कैपिटल था, पहली राजधानी थी, वो कहाँ पर थी? मंडोर। मंडोर में रहते हुए राठौड़ वंश के राव जोधा, राजा का नाम क्या है? राव जोधा। जोधा ने 1459 में 1459 ईस्वी में एक नई राजधानी बनाने के लिए उन्होंने एक फोर्ट बनाया और एक बस्ती या एक टाउन की स्थापना की थी। वही फोर्ट जो प्रेजेंट टाइम में मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसको जोधपुर का किला भी कहते हैं। तो जोधपुर या जोधपुर किले की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाराजा राव जोधा के द्वारा। कब की गई? 1459 में, 1459 ईस्वी में। और उसी के नाम पर यह क्षेत्र जो पहले मारवाड़ कहलाता था, आज क्या कहला रहा है? जोधपुर। तो 15वीं सेंचुरी से यह मारवाड़ जोधपुर के नाम से जाने लग गया। ठीक है, यहीं पर हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट का यहाँ पर नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना है। पहले थी ओल्ड, फिर नया यहाँ पर जो बनाया गया हाई कोर्ट, उसके बारे में भी आप लोग जरूर ध्यान रखना है। यहाँ की फेमस चीज़ उमेद भवन। उमेद भवन के बारे में जानते हैं ना? जोधपुर में उमेद भवन
देखिए ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं। जयपुर और जोधपुर के बारे में तो आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, आपको जरूर ध्यान में रखना है ना। तो जयपुर और जोधपुर के एक क्वेश्चन यहाँ पर कि आपको जोधपुर को ही हाई कोर्ट रहना चाहिए, ये किस कमेटी ने कहा था? बिल्कुल BR पटेल समिति। जब यहाँ पर कि ये, और दूसरी एक और समिति P सत्यनारायण राव समिति, जब यहाँ पर उन्होंने कि जांच समिति की गई थी, जो अजमेर को जब राजस्थान में मर्ज किया था, तब P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी 1957 में, तब उन्होंने भी कहा कि नहीं, हाई कोर्ट तो जोधपुर के अंतर्गत ही रहना चाहिए। और क्या रिकमेंडेशन किया था कि जयपुर बेंच को समाप्त कर देना चाहिए। और राजस्थान में कहाँ पर बेंच स्थापित करनी चाहिए? कहीं पर भी नहीं। उन्होंने रिकमेंड किया कि कहीं पर भी हाई कोर्ट की बेंच राजस्थान में स्थापित नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो है ना, वो ज़रूर आप इसको रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जयपुर और जोधपुर, इनके सारे डेस्टिनेशन हैं, उनके बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें। बाकी तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का रखना है, बट जोधपुर और जयपुर आपका नहीं है तो भी याद में आपको याद रखना है। तो जोधपुर के अंतर्गत है उमेद भवन, बहुत फेमस, 343 उसके अंतर्गत रूम्स हैं, 343 यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। 17 ईयर तक उसका काम चला था, 17 साल तक उस पर अर्थात इसका निर्माण कार्य चला था। और मेन निर्माण करने के पीछे पर्पस था कि अकाल पड़ने से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, अकाल राहत योजना के अंतर्गत, यहाँ पर फेमाइन हेल्प के अंतर्गत यहाँ पर महाराजा उमेद सिंह के द्वारा 1 करोड़ रुपए खर्च करके उस समय इस महल का निर्माण कराया, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उन पड़ने वाले अकाल का उन पर प्रभाव नहीं पड़े। तो उमेद भवन बहुत फेमस यहाँ का हाउस है, उमेद भवन जोधपुर का। आप जब भी जैसे जाओगे आपको जोधपुर में सबसे पहली बिल्डिंग ही आपको उमेद भवन ही दिखेगी। बस में जाओ, ट्रेन में जो आपका मन करे, आप जब भी इंटर करोगे आपको उमेद भवन सबसे पहले दिखाई देगा, जो यहाँ पर उमेद सिंह महाराजा उनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया अकाल राहत योजना के अंतर्गत। ठीक है। और बाकी तो जो मेहरानगढ़ है राव जोधा के द्वारा बनाया गया, जिसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वजगढ़ मीन्स यहाँ पर मयूर की आकृति होने के कारण। और यहीं पर 2008 के अंतर्गत एक हादसा हुआ था, ध्यान हो आप लोगों को, चामुंडा माता मंदिर के अंतर्गत नवरात्रि के समय 2008 में, जब नवरात्रि के पहला ही दिन था, तब वहाँ पर दर्शन करने के लिए सुबह सुबह जब लोग गए थे तो भगदड़ मचने से लगभग 250 लोगों की डेथ हो गई थी। और उसमें भी एज ग्रुप 18 से 32 साल के एज में मैक्सिमम मरने वाले। और वो किस कारण से, उस आज तक वो रिपोर्ट वहाँ पर सार्वजनिक हुई नहीं है, जांच इंक्वायरी में बैठी, परंतु ये हादसा वहीं पर जोधपुर के अंतर्गत मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता के मंदिर के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। तो एक तो जोधपुर का भी आपको ध्यान रखना है। अब जोधपुर और इस मारवाड़ क्षेत्र के लोग अगर रहने वाले हैं, आप में से कोई स्टूडेंट हैं, तो जोधपुर, फलोदी और पाली ज़िले का जो क्षेत्र है, बालोतरा नहीं, जोधपुर, फलोदी और पाली ज़िले का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में गुर्जर जाति ने शासन किया था। और गुर्जर जाति ने शासन करने के कारण इसी एरिया को गुर्जत्रा, क्या बोलते हैं, गुर्जत्रा, इट मीन्स पहले तो गुर्जर, कि गुर्जरों ने शासन किया, और गुर्जरों के शासन करने के कारण ही ये पार्ट क्या कहलाता है, गुर्जरत्रा। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि गुर्जत्रा किस एरिया को कहा जाता है। तो जोधपुर और पाली वाले जरूर ध्यान रखें, जोधपुर तथा पाली ज़िले का क्षेत्र, चूंकि जोधपुर से फलोदी अलग किया है तो फलोदी का पार्ट भी है। जोधपुर, फलोदी और पाली ज़िले का क्षेत्र 5वीं शताब्दी में गुर्जत्रा के नाम से जाना
जाता था। केवल जोधपुर और फलोदी वाला आता है जब तो क्या कहलाएगा, मारवाड़, ठीक है। और पाली भी अगर इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं तो फिर उसको क्या बोलेंगे, गुर्जरत्रा। अब आते हैं हम यहाँ पर सिरोही। सिरोही में क्या प्रसिद्ध है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। माउंट आबू किसके नाम पर माउंट आबू कहलाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आबू है, वो आबू किसके नाम पर, माउंट आबू। माउंट तो हो गया पर्वत, ठीक है, बट आबू क्यों कहलाता है, तो वहाँ पर एक माता जी का मंदिर है जिसका नाम है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी माता जी के मंदिर के नाम पर ही ये क्या कहलाता है, माउंट आबू। और इससे पहले इसी एरिया को बोलते थे आर्बुद प्रदेश। आर्बुद मीन्स अर्बुदा देवी, तो अर्बुदा देवी के नाम पर यह क्या कहलाता था, आर्बुद प्रदेश, ठीक है। एकमात्र, देखिए ये रिलेटेड हैं क्योंकि अंग्रेजों के समय एक तो उनका सेंटर था अजमेर और दूसरा सेंटर था माउंट आबू। तो माउंट आबू यहाँ पर कॉमन के सभी, या फिर सिरोही डिस्ट्रिक्ट वाले भी हैं स्टूडेंट तो उनको ज़रूर आप ध्यान रखिए कि माउंट आबू अर्बुदा देवी के नाम पर आर्बुद प्रदेश के नाम से जानी जाती है, जो प्रेजेंट के अंतर्गत वह माउंट आबू कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रॉपर सिरोही। अब अगर स्टूडेंट सिरोही का है तो सिरोही वाला स्टूडेंट आंसर दे कि सिरोही का मीनिंग क्या होता है, सिरोही शब्द का या सिरोही का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये आपके अपने शहर के बारे में 100% ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है। जयपुर के हैं, जयपुर का मीनिंग क्या है, पुर का मीनिंग क्या है, नगर होता है। जब भी आप उदयपुर, जयपुर और जो भी यहाँ पर पुर आ रहा है, पुर मीन्स क्या होता है, टाउन, नगर। तो जयसिंह द्वारा बसाए होने कारण जयपुर, जयसिंह का नगर। उदय सिंह द्वारा बसाए होने कारण उदयपुर। तो ये तो हो गया। ऐसे ही अब सिरोही का की बात कि सिरोही का मीनिंग क्या है, सिरोही, सिरोही का मीनिंग होता है सिर रोही। सिर रोही मतलब, रोही मतलब काटना। किसको काटना है, सिर को, सिर को काटने वाले। तो युद्ध के अंतर्गत वे योद्धा जो दुश्मनों को सिर को काट करके उनको मृत्यु का हरण कराते थे, उन लोगों को सिरोही के नाम से जाना जाता था। और वो जहाँ पर रहे वो उन्हीं के नाम पर वह क्षेत्र सिरोही के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सिरोही का मीनिंग क्या हो गया, सिर को काटने वाला। क्लियर। तो सिरोही का ओल्ड नेम अगर आता है, सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रवती। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रवती। आज भी वहाँ पर जो खुदाई की गई है 14th सेंचुरी के पहले के वहाँ पर यह नगर मिला जिसको चंद्रवती के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट आते हैं सिरोही के बाद में उदयपुर। अब उदयपुर वाला देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण, उदयपुर का तो पार्ट ही वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उदयपुर, उदयपुर कब से कहला रहा है और उदयपुर यह है उससे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो उदयपुर, उदयपुर कहलाता है 1559 से 1559 ईस्वी से यह क्या कहला रहा है, उदयपुर। महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई और तब से यह क्या कहलाने लग गया, उदयपुर। इट मीन्स 1559 से पहले क्या कहलाता था, तो 1559 ईस्वी से पहले यही उदयपुर सीवी के नाम से जाना जाता था। क्या कहलाता था, सीवी। ठीक है, सीवी क्या है, क्यों कहलाता था, तो सीवी एक कास्ट है, सीवी एक जाति है। बेसिकली ये जाति पंजाब में रहती थी, पंजाब वाले एरिया में। पंजाब वाले एरिया से निकल करके ये जाति प्रेजेंट टाइम के उदयपुर क्षेत्र में आकर रहने लगे। 2nd सेंचुरी की ये बात है, 2री शताब्दी के लगभग।
दूसरी शताब्दी के लगभग यहाँ पर आकर ये जाति रहने लग गई, तो उसी जाति के नाम पर यह है क्षेत्र क्या कहलाने लग गया, सीवी। फिर इस जाति ने जितने क्षेत्र पर अधिकार किया, इसी के नाम पर वह क्षेत्र सीवी जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सीवी जनपद पर शासन करने वाले इस सीवी ने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी साम्राज्य के बीचों बीच बनाई, और बीचों बीच को हम बोलते हैं मध्य, इसलिए उस राजधानी का नाम रखा उन्होंने मध्यमिका। और इस मध्यमिका को प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में जो स्थित है एक छोटा सा गांव जिसको हम बोलते हैं नगरी। इसलिए मेवाड़ वाले, मेवाड़ का भी मैं समझाऊंगा, मेवाड़ वाले क्षेत्र के या उदयपुर वाले स्टूडेंट जो भी हैं, जरूर इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि उदयपुर कब से उदयपुर कहलाने लगा, 1559 से, 1559 से महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की, तब से ये उदयपुर कहलाने लगा। उससे पहले क्या कहलाता था, दूसरी शताब्दी से सीवी। सीवी एक जाति जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था, और उसी के नाम पर उदयपुर का ओल्ड नेम क्या रखा है, सीवी। फिर सीवी लोगों ने जितने क्षेत्र पर शासन किया, वह शासित क्षेत्र सीवी जनपद कहलाने लगा, और सीवी जनपद की राजधानी क्या बनाई गई, मध्यमिका। मध्यमिका को प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, नगरी। और नगरी वर्तमान में कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो अब आप इसको यहाँ पर समझना, ये तो है उदयपुर, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़, और इस जगह पर है वो सीवी की राजधानी मध्यमिका। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ किले से 11 किलोमीटर दूर बेड़च नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है जो सीवी जनपद की राजधानी थी। इट मीन्स ये सभी क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार कर रखा था। ठीक है, अब उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, भीलवाड़ा को, सलूम्बर को और प्रतापगढ़ का कुछ पार्ट और राजसमंद, इन सभी जिलों के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ आता है कि मेवाड़ किसे कहते हैं, अब आपको सबको याद रखना है मेवाड़ किसे कहा जाता है। मेवाड़ 6 जिलों का एरिया है। पहला उदयपुर, दूसरा राजसमंद, मेवाड़ लिख लीजिए है ना, मेवाड़। मेवाड़ में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एंड सलूम्बर। इन 6 जिले के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मेवाड़। क्या मीनिंग होता है मेवाड़ का? मेवाड़ का क्या अर्थ होता है? मेवाड़ बेसिकली बना है मेदवार से। मेद का मतलब होता है, वार का मतलब तो क्षेत्र, मेद का मतलब होता है मल्लेच्छों को मारने वाला। अब मल्लेच्छों को, मल्लेच्छ कौन होते हैं? मल्लेच्छ मीन्स एक्सटर्नल अटैकर, बाह्य आक्रमणकारी। बाह्य आक्रमणकारी को क्या बोलते हैं? मल्लेच्छ। अनधिकृत रूप में कोई भी अटैक कर रहा है तो आज भी उनको बोलते हैं मल्लेच्छ। तो मल्लेच्छ को मारने वाले को क्या कहा जाता था? मेद। मेद जिस एरिया में रहते थे उसका वह एरिया क्या कहलाता था? मेदवार। अपभ्रंश होकर के यही मेदवार क्या बन गया? मेवाड़। क्लियर?
जिसमें प्रेजेंट टाइम में पहले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट था, उदयपुर से अलग डिस्ट्रिक्ट हुआ राजसमंद, इसलिए राजसमंद भी उसका पार्ट। दूसरा यहाँ पर उदयपुर से सलूम्बर अलग हुआ, सलूम्बर भी इसका पार्ट। फिर भीलवाड़ा ज़िले का पार्ट चित्तौड़गढ़ ज़िले से, और चित्तौड़गढ़ से अलग होकर के बनाया गया प्रतापगढ़ ज़िले का पार्ट, ये भी मेवाड़ के अंतर्गत काउंट किया जाता है। पूरा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, प्रतापगढ़ का वह पार्ट जो चित्तौड़गढ़ से लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी के लिए, सलूम्बर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, सलूम्बर की ऐसी कोई भी घटना आपसे पूछी जा सकती जो ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण, हर एक स्टूडेंट से अगर सलूम्बर का नाम लेते हैं तो डेफिनेटली उनसे, या फिर मेवाड़ वाले से तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि उदयपुर से नया डिस्ट्रिक्ट बना है सलूम्बर, सलूम्बर की एक कोई ऐतिहासिक घटना बताइए। ठीक है, तो इसको आप लोग सब याद रखना है। सलूम्बर के अंतर्गत जो ऐतिहासिक घटना घटित हुई है वो हुई है हाड़ी रानी का बलिदान। सुना है कभी आप लोगों ने? हाड़ी रानी का बलिदान। हाड़ी रानी का बलिदान क्या है? हाड़ी रानी जो बूंदी की रहने वाली, बूंदी में, कोटा बूंदी में कौन से वंश ने शासन किया है? हाड़ा राजपूतों ने, इसलिए वहाँ के लोग क्या कहलाते हैं? हाड़ा। वो एरिया तो हाड़ौती कहला रहा है, बट राजपूत कौन से वंश के हो गए? हाड़ा वंश के। तो हाड़ा वंश के होने कारण वो क्या कहलाती है? हाड़ी रानी। और इसका मूल नाम क्या था? सहल कंवर। नाम क्या था इसका? सहल कंवर। परंतु रहने वाली बूंदी की थी, हाड़ा वंश की थी, इसलिए सलूम्बर के अंतर्गत इसे किस नाम से जाना जाता था? हाड़ी रानी। ठीक है। इस सहल कंवर या हाड़ी रानी के पति का नाम सलूम्बर का रावत रतन सिंह। ये चित्तौड़गढ़ वाला रतन सिंह नहीं, ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ वाले के तो रावल आता है, यहां पर क्या है? रावत। ठीक है, रावत रतन सिंह ये कहां का था? सलूम्बर का। तो रावत रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? सहल कंवर। वही इतिहास में क्या कहलाती है? हाड़ी रानी। और हाड़ी रानी क्यों प्रसिद्ध है? अपने बलिदान के लिए। अब घटना घटित हुई उसको समझना। रावत रतन सिंह जब यहां पर सलूम्बर का सामंत था, तब उदयपुर या मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? राज सिंह। ठीक है। जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, तब दिल्ली का शासक, दिल्ली के अंतर्गत शासक था औरंगजेब। अपनी क्रूरता के लिए विख्यात रहा ये। औरंगजेब के अधीन, चूंकि पहले से ही अकबर के समय, जहांगीर के समय राजस्थान की अधिकांश रियासतें इनके अंतर्गत, इनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तो अजमेर के किशनगढ़ रियासत भी इनके अधीन थी। ठीक है, किशनगढ़ रियासत इनके अधीन थी, और किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। राजकुमारी का नाम क्या है? चारुमती। उस समय चारुमती बहुत विख्यात, बहुत सुंदर थी। तो ये औरंगजेब ने कहा अपनी इच्छा से कि भाई चारुमती से विवाह कौन करेगा? औरंगजेब। इसने चारुमती के भाई को कहा कि भाई तुम्हारी बहन के बारे में बहुत सुना है और जल्दी ही हम वहां पर विवाह करने के लिए आएंगे। ठीक है। अब उसको कौन चैलेंज करे?
तो भाई ने कहा ठीक है, जैसा आप आदेश दे रहे वैसा, क्योंकि वो उसी के दरबार में रहता था, इस कारण से भाई ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। ये बात जब चारुमती को पता लगी तो चारुमती ने कहा कि मैं मरना मंजूर हूँ, परंतु औरंगजेब के साथ विवाह, मुस्लिम के साथ में विवाह नहीं करूँगी। अब या तो विवाह करो या मरो, उसके पास कोई विकल्प नहीं। विकल्प था राज सिंह, चूंकि औरंगजेब से औरंगजेब की ये आज्ञा का पालन नहीं करता था और अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर मेवाड़ में शासन का संचालन कर रहा था। महाराणा अमर सिंह ने बड़ी संधि भी कर ली, परंतु इसने कहा कि उसने की, मैंने नहीं किए, इसलिए मैं मेरी मर्जी के अनुसार शासन करूंगा, यहाँ पर किसी औरंगजेब के आदेश का पालन नहीं होगा। इस बात का पता चारुमती को भी लगा कि चारुमती किसके आदेश का पालन नहीं करता है, औरंगजेब का। इट मीन्स वो औरंगजेब के अधीन नहीं है, तो औरंगजेब से लड़ने की क्षमता इसमें है या नहीं है। इसलिए चारुमती ने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, किसको? राज सिंह, उदयपुर के महाराणा राज सिंह को, कि अगर तुम्हारे में राजपूत का खून है तो मुझसे विवाह करके अपने घर ले जाओ। अब तो यहाँ पर स्वाभिमान की बात आ गई, अपने अस्तित्व की बात आ गई। तो फिर राज सिंह ने भी उस लेटर को स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकार किया, परंतु चूंकि चैलेंज किसके समक्ष था? औरंगजेब के समक्ष, तो उसको कमज़ोर तो आकलन कर ही नहीं सकते। तो राज सिंह ने यहाँ पर विवाह के आमंत्रण को स्वीकार किया और आमंत्रण के स्वीकार करके अपने समस्त सामंतों को अपनी अपनी सेना के साथ में उदयपुर आने के लिए आमंत्रित किया, आदेश दिया कि अपनी सेनाओं के साथ में सब यहाँ पर उपस्थित हों और पूरे सेना के साथ में हम बारात लेकर चलेंगे, ताकि औरंगजेब का अगर प्रतिरोध है तो हम उसे युद्ध करेंगे और विवाह करके लेकर आएंगे। तो फिर राज सिंह का सामंत कौन था? रतन सिंह भी, दूसरे भी सामंत थे। 16 सामंत माने जाते, जिनमें से प्रमुख सामंत यहाँ पर एक कौन है? सलूम्बर का रावत रतन सिंह। रतन सिंह को भी आदेश मिला कि जल्दी से सेना लेकर के उदयपुर प्रस्थान करे। रतन सिंह को आदेश की पालना करनी थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वह अपनी सेना लेकर के रवाना हो गया। रवाना हुआ, परंतु उसके भी विवाह कुछ दिन पहले ही हुआ था। किसके साथ विवाह हुआ? सहेल कंवर के साथ। जब ये सेना लेकर के उदयपुर के लिए रवाना हो गया, परंतु जैसे ही वहाँ पर कुछ किलोमीटर वहाँ बढ़ा होगा और इसको बार बार अपनी पत्नी की याद सता रही थी। समझना यहाँ पर कि किस तरह की हमारे राज्य की महिलाओं की दृढ़ता होती है और कैसे वो निर्णय लेने के लिए यहाँ पर सदैव तैयार रहती है। तो रतन सिंह ने एक दूत भेजा उसकी पत्नी के पास में, सहेल कंवर के पास में, कि भाई मुझे आपकी याद बहुत सता रही है, तो आप ऐसी कोई निशानी भेजें ताकि मैं उसको देख करके इस याद को शांत कर सकूं। जब इस बात का पता सहेल कंवर को लगा कि मेरा पति जो युद्ध में जा रहा है और युद्ध में जाते हुए वो मेरे कारण विचलित हो रहा है, किसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है? सहेल कंवर के कारण, कि मेरे कारण डिस्टर्ब हो रहा है और युद्ध क्षेत्र में भी अगर मेरी ही याद सताती रहेगी तो नेचुरल वहाँ पर याद में एक सेकंड के लिए अगर याद में गुम हुआ तो कोई भी सिर काट के ले जाएगा और जिस काम के लिए जा रहा है वो तो काम निष्सफल हो जाएगा। युद्ध में अगर मर गया, हम मारेंगे नहीं, केवल मरेंगे, तो युद्ध जीतेंगे कैसे? इस कारण से जैसे ही वो दूत ये समाचार लेकर आया कि उनको कुछ निशानी चाहिए ताकि उनकी याद शांत हो सके, तो सहेल कंवर ने एक थाली मंगवाई और तलवार मंगाई और अपने ही हाथ से अपना सिर काट करके उसे निशानी के रूप में भेज दिया कि पति को बोलना इसको गले में लटका कर रखे, जिस काम के लिए उसे भेजा है उस काम पर ध्यान दें। और मैं कहीं जाने वाली नहीं थी, परंतु मेरे कारण यहाँ पर वो
विचलित हो रहा है। इस कारण से निशानी के रूप में सहल कंवर ने अपने ही हाथ से अपने ही सिर को काट करके अपने पति के पास में भेज दिया, और इतिहास में आज यही सहल कंवर हाड़ी रानी के त्याग के रूप में जानी जाती है। तो ऐसी घटना विश्व भर में आज तक कहीं पर भी नहीं हुई है कि महिला से किसी प्रकार की निशानी मांगने पर वह अपना सिर काट करके निशानी के रूप में दे दे। केवल क्यों? क्योंकि वह युद्ध के लिए जा रहा है और मातृभूमि कभी भी पराजित ना हो, किसी के अधीन ना हो, इसलिए वो अपने आप को भी उसके लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहती है। तो इस प्रकार के बलिदान किस महिला के द्वारा किया गया है? सहल कंवर, जो इतिहास में हाड़ी रानी के बलिदान के नाम से विख्यात है, और ये सलुम्बर की रहने वाली है। क्लियर? तो ये भी मेवाड़ वाले तो जरूर ध्यान रखें। आप लोगों से भी अगर दूसरों से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक और घटना मैं बताऊंगा बाद में, कृष्णा कुमारी की घटनाएं, उसके बारे में भी आपको। तो ऐसी घटनाएं जो इतिहास में कभी घटित नहीं हुई है। ठीक है, चलो। तो उदयपुर का समझ में आ गया, उदयपुर या मेवाड़। अब आते हैं उदयपुर से नीचे, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये एरिया आज भी और प्राचीन समय में भी क्या कहलाता था? आज भी क्या कहलाता है? कि बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भी, क्योंकि पूरे राजस्थान में आपको कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है। इनिशियली तो यहाँ पर जहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग। तो ये एरिया जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला पार्ट है, जिसमें मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र है, और इसके साथ में कौन से राज्य की सीमा लग रही है? गुजरात। एमपी तो इधर है, गुजरात आ गया, गुजरात के साथ बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है। गुजराती लैंग्वेज के अंतर्गत पहाड़ी और वन का जो क्षेत्र होता है, हिल एरिया और फॉरेस्ट एरिया, उसको आज भी बोलते हैं वागड़ा। क्या बोलते हैं? वागड़ा। और इसी कारण से यह क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ प्रदेश। देन क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का कौन सा पार्ट वागड़ प्रदेश कहलाता है? तो आंसर क्या हो गया? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा जिले का क्षेत्र। तो ओल्ड में आप लिख लीजिए वागड़ रीजन, और प्रेजेंट में हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो वागड़ का मतलब क्या हो गया? पहाड़ी वनीय क्षेत्र। पहाड़ी वनीय क्षेत्र। अब आते हैं यहां पर कोई भीलवाड़ा जिले का अगर स्टूडेंट है, तो भीलवाड़ा जिले का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बनता है। ये जो भीलवाड़ा जिले का पार्ट है, ये वाला भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का मिलकर के ये पार्ट पठार के रूप में है। प्लेट्यू किसे कहते हैं? पठार। समतल भाग, सबसे पहले नदियां के द्वारा जब बाढ़ आती है तो उसके साथ जो मिट्टी बहकर आती है, जिस कारण से बिल्कुल आसपास का सारा एरिया बिल्कुल एकदम प्लेन या सपाट बन जाता है, उस समतल भाग को बोलते हैं मैदान। उसको क्या बोलते हैं? मैदान या प्लेन। अब समतल भाग से कुछ ऊपर उठा हुआ और ऊपर से भी बिल्कुल सपाट होता है, बट प्लेन से ऊंचा उठा हुआ और ऊपर भी वापस कैसा हो गया? सपाट। ऐसे भाग को क्या बोलते हैं? पठार। फिर तीसरा पार्ट होता है पठार से भी ऊपर उठा हुआ, बट वो सारा पार्ट समतल न होकर के उबड़ खाबड़ होता है। ऐसे पार्ट को बोलते हैं पर्वत। पर्वत कभी सपाट नहीं होता है। ठीक है। तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक स्थान है बिजोलिया। सुना होगा आप लोगों ने नाम? बिजोलिया गांव की कस्बा है। तो बिजोलिया से लेकर के
चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत यहां पर है एक स्थान जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। यहां तक ये पूरा एरिया ऊंचा उठा हुआ एरिया है। तो ऊंचे उठे हुए एरिया को बोलते हैं ऊपर उठा हुआ। ऊंचा उठा हुआ का क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ऊपर उठा हुआ। अब इस ऊपर उठे हुए भाग की मिट्टी की अगर जांच करें तो सारी मिट्टी बिल्कुल ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी। और मेवाड़ी बोली के अंतर्गत काली मिट्टी को बोलते माल। माल का मतलब क्या हो गया? काली मिट्टी। इस कारण से ये वाला संपूर्ण पार्ट क्या कहलाता है? ऊपर माल। इट मीन्स अब क्वेश्चन अगर यहाँ पर भीलवाड़ा वाले हैं तो वो उनसे पूछा जाता है कि ऊपर माल किसे कहा जाता है। देन ऊपर माल कौन सा पार्ट हो गया? भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया से लेकर के चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, उसे ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बिटवीन बिजोलिया टू भैंसरोडगढ़। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, इन दोनों के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? ऊपर माल। नेक्स्ट ये आते हैं इधर वाला पार्ट, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले वाला पार्ट। इस एरिया साउथ ईस्टर्न पार्ट है, कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़ जिला। यहाँ पर जिस राजपूत जाति ने शासन किया उस राजपूत जाति को बोलते हैं हाड़ा। कौन सी राजपूत जाति थी? हाड़ा। और हाड़ों ने जिस जहां पर शासन किया उनका वही क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती। तो हाड़ौती कौन सा पार्ट हो गया? कोटा, बूंदी, झालावाड़ एंड बारां जिले का क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले का क्षेत्र। क्लियर? फिर आते हैं यहां पर आगे, ये अलवर। अलवर के बसों के ऊपर भी आप लोग देखोगे आज भी गवर्नमेंट जो डिपो है, बसों के पीछे भी देखना वहां लिखा होता है मत्स्य डिपो। तो महाभारत काल के अंतर्गत जो 16 जनपद थे, 16 जनपद थे, उनमें से एक जनपद था मत्स्य नगर, मत्स्य जनपद। और वही मत्स्य जनपद वर्तमान के अलवर जिले में सबसे प्रमुख रूप से स्थित था। इसलिए अलवर जिले का प्राचीन नाम किस रूप में जाना जाता है? मत्स्य प्रदेश। तो मत्स्य प्रदेश आता है। तो इसीलिए आज भी आप लोग देखोगे अगर जोधपुर का डिपो आता है तो मारवाड़ डिपो लिखा आता है, वहाँ जोधपुर नहीं लिख करके क्या लिखते हैं? मारवाड़ डिपो। तो जो आज जो बोलीचाली के अंतर्गत उनको कॉमन लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं वो आज भी उसी रूप में यूज किया जाता है। अब उस मत्स्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया था? राजधानी क्या थी? कैपिटल क्या थी? उसकी कैपिटल थी विराटनगर। मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और विराटनगर कहां पर है? कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत, जिसको बेराट बोलते हैं। पहले जयपुर जिले के अंतर्गत था, वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आ गया? कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत। और वही यहाँ पर, तो इट मीन्स अलवर और कोटपुतली बहरोड जिले का अधिकांश क्षेत्र ये पहले किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं जयपुर। जयपुर के आप हैं कोई भी? जयपुर का एरिया किस नाम से पुकारा जाता था? तो जयपुर को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ या ढूंढाण। ढूंढाण। ढूंढाण क्यों कहा जाता है? आज भी बोलते हैं हम ढूंढाड़ प्रदेश के हैं।
ढूंढाड़ का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है। तो इसके पीछे 2-3 यहाँ पर कारण बताए जाते हैं कि इस ढूंढाड़ का अर्थ क्या है। एक, यहाँ पर एक बोली बोली जाती है, डायलेक्ट्स, जिसमें चे का उच्चारण अधिकतम किया जाता है। चे और छे का, कोड़े जा रहे हो छे, कहीं कर रहे हो छे, तो छे या छे का उच्चारण जहां पर अधिक किया जाता है वह बोली क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली जिस एरिया में बोली जाती है वही एरिया क्या कहलाता है, ढूंढाड़ एरिया, एक रीजन। दूसरा कहा जाता है इस एरिया में जहां पर ढूंढ नदी प्रवाहित होती है, ढूंढ नदी के प्रवाहित होने वाले क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जो आज भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आगरा रोड के अंतर्गत आप जाओगे तो वहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी को ढूंढ नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तीसरा रीजन यहाँ पर कि जयपुर कब बसा था, 1727 में। ठीक है, 1727 के अंतर्गत जयपुर बसा। उससे पहले ये साम्राज्य किस नाम से जाना जाता था, 1727 में जयपुर बसा, तब से ये जयपुर राज्य कहलाने लग गया। उससे पहले क्या कहलाता था, आमेर राज्य। क्या कहलाते थे इसको, आमेर स्टेट या फिर आमेर राज्य। जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर आमेर का किला है उसी के नाम पर ये क्या कहलाता था, आमेर राज्य। तो आमेर राज्य के आसपास का जो क्षेत्र पूरी तरह से बंजर और रेगिस्तानी क्षेत्र था, और बंजर और रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बहुत सारा झाड़ जंजाड़ उगड़ गया था, जहाँ पर खेती नहीं होती थी। तो आज भी हम गांव के अंतर्गत देखते हैं जहाँ पर कोई क्षेत्र जहाँ कोई कचरा डालते हैं उस क्षेत्र में किसी प्रकार की फसल पैदा नहीं होती है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, ढूंढा हो रहा है, पूरा पार्ट कैसा हो जाता है, ढूंढा कहा जाता है। ढूंढा मीन्स वह एरिया जो अनउपजाऊ, अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव हो जाता है यहाँ पर, और इस तरह के क्षेत्र को ढूंढा। तो आमेर राज्य के आसपास का वह रेगिस्तानी क्षेत्र जिसमें किसी प्रकार की खेती का काम नहीं होता था, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते थे ढूंढा। तो 3 रीजन यहाँ पर, ढूंढाड़ी बोली, ढूंढ नदी और ढूंढा अनउपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश को ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसी आमेर में किस वंश ने शासन किया था, जयपुर में किस वंश के राजा हुए हैं, कौन सी डायनेस्टी रही है, बताओ। जयपुर में जो वंश ने शासन किया है ना, वंश डायनेस्टी का नाम क्या है, केवल मैं व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा हूं, राजवंश। अरे कछवाह, कौन सी डायनेस्टी, कछवाह डायनेस्टी या कछवा राजवंश। तो कछवाह राजवंश के किस राजा ने जयपुर की स्थापना की। अब जयसिंह बोलोगे, जयसिंह बोलते ही फिर आपसे क्वेश्चन होगा, जयसिंह यहां पर 3 हुए हैं, जयसिंह फर्स्ट, जयसिंह थर्ड एंड जयसिंह सेकंड एंड जयसिंह थर्ड। तो किस जयसिंह ने स्थापित किया था, जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड की उपाधि क्या थी, क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखें, जो जयपुर वाले हैं डेफिनेटली, जयपुर के स्थापक जयसिंह सेकंड था, तो जयपुर के संस्थापक जयसिंह सेकंड की उपाधि, टाइटल क्या था, उसका टाइटल था सवाई, सवाई जयसिंह। अब आप सवाई जयसिंह बोल रहे हो, इट मीन्स जयसिंह सेकंड बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो जयसिंह था उसकी उपाधि थी मिर्जा। फर्स्ट क्यों क्या बोलते थे, मिर्जा जयसिंह। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट जयसिंह तो मिर्जा जयसिंह, और सेकंड जयसिंह सवाई जयसिंह। और इस सेकंड जयसिंह के बाद में ही
जयपुर के आमेर के सभी राजाओं ने अपने साथ में सवाई शब्द जोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो पहला राजा जिसको सवाई की उपाधि मिली थी वो कौन था? जयसिंह सेकंड। ठीक है, उसी के द्वारा यहाँ पर जयपुर की स्थापना 1727 के अंतर्गत भट्टाचार्य जी जो व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर आर्किटेक्ट किया और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था। आज अखबार में पढ़ा भी होगा, आज ही उनका संस्थापन दिवस है, जयपुर की स्थापना दिवस आज जो 1787 18 नवंबर को यहाँ पर यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जयपुर वाला पार्ट क्या कहला रहा है? जयपुर। अब जयपुर के साथ में कुछ पार्ट टोंक का भी है जो ढूंढाड़ में आता है, दौसा का पार्ट भी ढूंढाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, दौसा जिला भी ये, क्योंकि दौसा से ही, दौसा जिला भी जयपुर से ही अलग हुआ, तो इस प्रकार से दौसा का जिला भी यह पूरा पूरा। दौसा का कोई है? दौसा का मतलब क्या है? दौसा शब्द का संस्कृत में अर्थ है उसका, दौसा का मतलब है ब्यूटीफुल, सुंदर। ये दौसा वाले से पूछ सकते हैं, आपके अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, आपके अपने गांव का जो भी मीनिंग है उसको जरूर यहाँ पर रखना, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स के आधार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए बहुत जनरल पूछेंगे। पहले बात तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं आता है। करेंट्स का जरूर देख के जाना है, करंट अफेयर्स भी जरूर देखना है। जो लीगल करंट अफेयर्स हो, वो जो प्रेजेंट टाइम में जो भी आपके जिस समय इंटरव्यू होंगे उस समय जो भी अगर फिनोमेना चल रहा है तो उसको जरूर आप देखें। अपना डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकली, हिस्ट्रिकली, पॉलिटिकली अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छी तरह से याद रखें। ठीक है, अपने एरिया का जो हिस्ट्रिकली पार्ट, कोई युद्ध हुआ है, कोई राजा फेमस रहे हैं उनके बारे में, और कोई भी मॉन्यूमेंट्स अगर प्रसिद्ध है तो उनके बारे में ज़रूर आप ध्यान रखें। और लीगल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी, क्योंकि नेचुरल आपको लीगल वाले ज़्यादा पहुँचते हैं, तो उससे संबंधित कोई भी घटना घटित हो रही है उसको भी आप लोग, तो टेंशन नहीं रखनी, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर देना है। बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम वहाँ पर आंसर नहीं दे सकें। आप लोग पास करके यहाँ पर आए हो तो वो तो वहाँ पर बस केवल पर्सनालिटी टेस्ट होता है ये, कि आपकी व्यक्तित्व की परीक्षा, कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब आप किस प्रकार से दे रहे हैं। रिटर्न तो हो चुका है, हम क्वालिफाई हैं तभी यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और अपने आप को इतना बिल्कुल रिलैक्स रखना है। क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? सिलेक्शन ही तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या हमारी गर्दन तो नहीं काट सकता है, तो फिर क्यों टेंशन लेके बैठे? हाँ रियल है ये, आपके ऊपर आपके चेहरे पे होना चाहिए। इतने कॉन्फिडेंट होंगे, हाँ क्या करेंगे भाई, क्या कर लेंगे, आएगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो हम क्या बहुत पहले से प्रेशर में आते हैं, तो वहाँ क्या पूछने जो शून्य हो जाते हैं कि अब क्या करें, ब्लॉक हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं रखें हम उसको अंतिम परिणाम से, कि भाई इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, अब जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। माइनस से माइनस हमने सोच लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे हमेशा है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं आंसर दे सकते हो। और नहीं आ रहा ना भाई दे कुछ भी, बिल्कुल आराम से बिना हेजिटेट हुए आप आराम से कहें सर मुझे पता नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब नॉलेज सबको नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है वहाँ। मैंने पिछली बार खूब ऐसे बच्चे रियल में उनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि भाई ये बच्चा सेलेक्ट होगा, और हुए हैं वो। यहाँ पर जब मॉक इंटरव्यू हुए थे उनमें कोई मतलब डर है ही नहीं, 1% डर नहीं, तो वास्तविकता में रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग रहा उनका। तो वो चीज़ आप लोग याद रखना है। आपकी पढ़ाई हो चुकी, आपके नॉलेज की परीक्षा हो चुकी, अब जो केवल आपका इंटरव्यू है वो केवल कॉन्फिडेंस का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपके एटीट्यूड का, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखना है सबसे में। कोई नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, सर नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप पता लगा लेंगे, आप पढ़ लेंगे। अगर नहीं है तो ऐसा तो है नहीं भी ज्ञान तो पर डे होता है ना। तो इस चीज़ को आप जरूर अपने ऊपर ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण। और घबराना तो है ही नहीं,
किसी भी स्थिति में। ये तो ठीक है, मैं आपको यहाँ बता रहे हैं तो चलो ठीक है, आपको ये नॉलेज नहीं वो बता रहे हैं, बट सबसे महत्वपूर्ण हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है, हमारे कॉन्फिडेंस हमें कितना है ना। तो इस चीज़ को आप जरूर उस पर ध्यान देना है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एक पार्ट और है, वो पार्ट है ये वाला पार्ट, सीकर झुंझुनू चूरू जिले का क्षेत्र। सीकर चूरू झुंझुनू जिले का क्षेत्र आज भी कहलाता है शेखावाटी। क्या कहलाता है? अब शेखावाटी क्यों कहलाता है? ठीक है, शेखावाटी कहलाता है, ये चीज हमने समझ लिया, बट शेखावाटी क्यों कहला रहा है? तो आमेर में या जयपुर में किस वंश के राजा हुए? कछवा। मैंने पहले भी बताया कि राजा के अगर एक से ज्यादा संतान है तो उसमें से केवल एक ही सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी एक ही राजा बनेगा, बाकी को इधर उधर कोई भी पोस्ट दे दी जाती है। तो ऐसे यहाँ पर कछवा वंश में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था राव शेखा। राव शेखा, चूंकि यहाँ पर बालाजी राव नामक एक शासक थे जिनके पुत्र थे, उनके वो सबसे बड़े नहीं थे। सबसे बड़े नहीं होने के कारण इनको उत्तराधिकारी में नहीं मिल सकता था राज्य, इसलिए इन्होंने यहाँ पर जयपुर राज्य छोड़ दिया, आमेर छोड़ दिया। आमेर छोड़ करके सीकर झुंझुनू चूरू जिले के क्षेत्र के अंतर्गत, वो बंजर भाग है, पूरा डेजर्ट पार्ट है, इस कारण से उस पर कोई ध्यान देते नहीं थे, वो वहाँ पर चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने उस क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। तो राव शेखा ने जिस क्षेत्र पर शासन किया उन्हीं के नाम पर वह क्षेत्र क्या कहलाने लग गया? शेखावाटी। फिर राव शेखा का पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ, इसका मतलब इनके एक लिनेज, इनका एक वंश चल गया। तो राव शेखा से वह वंश शुरू हुआ, तो उन्हीं का यह वंश क्या कहलाने लग गया? शेखावत। तो राव शेखा और उसके वंशज शेखावतों ने जिस एरिया पर शासन किया वही क्षेत्र सीकर झुंझुनू और चूरू जिले का क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो शेखावाटी 3 डिस्ट्रिक्ट का एरिया वर्तमान में ध्यान रखिए, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले का क्षेत्र। तो इस तरह से मोटे मोटे रूप में आपको ध्यान रखना है। एक मारवाड़, पहला क्वेश्चन आता है मारवाड़, जोधपुर वाला क्षेत्र। मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर एंड प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्र। तीसरा आता है वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का क्षेत्र। चौथा आता है हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारां एंड झालावाड़ जिले का क्षेत्र। छठा आता है ढूंढाड़ प्रदेश, जयपुर, दौसा, टोंक जिले का क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट आता है शेखावाटी, देन सीकर, झुंझुनू एंड चूरू जिले का क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये राजस्थान, जिसको हम आज राजस्थान कह रहे हैं, पहले ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। क्लियर। अब जब ये अलग अलग नामों से जाना जाता था तो फिर राजस्थान कैसे कहलाने लग गया? तो ब्रिटिश पीरियड के समय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। 1857 के बाद में यहाँ पर ब्रिटिश रूल प्रारंभ हो गया, 1857 की क्रांति के बाद में। तो ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस को यहाँ पर 1800 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया था इस प्रदेश में। अब इस प्रदेश में मिलिट्री के अंतर्गत वो अपॉइंट थे, सैनिक अधिकारी थे। तो इन्होंने अपने दोस्त को लेटर लिखा। दोस्त का नाम था फ्रैंकलिन। दोस्त का नाम क्या था?
फ्रैंकलिन को इन्होंने लेटर लिखे। उस लेटर के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस ने बार बार उल्लेख किया कि मैं ऐसे क्षेत्र में शासन कर रहा हूं जहां पर राजपूत जाति का वर्चस्व रहा है। किस कास्ट का यहां पर डोमिनेंट रही है? यहां पर राजपूत जाति। इसलिए उस लेटर में जिस एरिया में ये काम कर रहे थे उस एरिया को इन्होंने अपने लेटर में क्या नाम दिया था? राजपुताना। तो ये संपूर्ण एरिया जो अलग अलग नामों से जाना जाता था, एक यूनिट में एक नाम सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया था? 1800 में। क्या दिया था? राजपुताना। ठीक है। अब हमें क्या किससे पता लगता है कि जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना नाम दिया है? तो फिर इनके मित्र फ्रैंकलिन ने 1805 में एक किताब लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस किताब के अंतर्गत ये बात उल्लेख कर रखी कि जॉर्ज थॉमस ने इस एरिया को क्या नाम दिया था? राजपुताना। क्लियर माइंड में? तो राजस्थान को सबसे पहले 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस द्वारा दिया गया। और इस बात का पता हमें फ्रैंकलिन द्वारा लिखी 1805 में लिखी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के माध्यम से इसका पता लगता है। क्लियर? अब 1829 में यहां पर पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे यहाँ पर ऐसा लिखित इतिहास बहुत कम था, तो वो हमारे यहाँ की जो मौखिक इतिहास याद रखने वाली जातियाँ, भाट जाति, राव जाति, आज भी आप लोग देखते हो कि वो हमारे बहुत सारे पीढ़ियों के नाम हमें सुना देते हैं। तो इन जातियों से वो मिले और उनसे राजस्थान के इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त की और उन्होंने लिपिबद्ध किया। और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस थे, अलग अलग जगह पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे शिलालेख मिले। उन शिलालेखों को उन्होंने पढ़ा, उनको एक किताब के अंतर्गत लिखा। अल्टीमेटली उन सब सामग्री के माध्यम से 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने एक किताब लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस किताब के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले राजस्थान को क्या नाम दिया? राजस्थान। तो राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। कब दिया था? 1829 में। और किस किताब के अंतर्गत दिया था? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तब से यह भाग क्या कहलाने लग गया? राजस्थान। क्लियर माइंड में? तो इस प्रकार से यहाँ पर यह राजस्थान को राजस्थान नाम प्राप्त हुआ और आज हम इसको राजस्थान कह रहे हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर हम जब इसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली इसे राजस्थान नाम स्वीकार किया गया और संवैधानिक रूप से इसे राजस्थान नाम प्रदान कर दिया गया था। ठीक है?
तो वो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी कि राजस्थान का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कैसे हुआ, राजनीतिक एकीकरण कैसे हुआ और प्रेजेंट फॉर्म में ये राजस्थान कैसे आया था। ठीक है, और आप लोगों की भी कोई भी जिज्ञासा हो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। कोई भी चीज़ ऐसा है कि आप लोगों को लगता है कि मुझे इसकी जानकारी, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, हम ये चीज़ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट उसके बाद में कुछ हिस्ट्रिकल बातें भी यहाँ पर करेंगे, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, मोटी मोटी चीज़ें, और कुछ यहाँ की जो हमारे पहले जो ट्रेडिशंस रहे हैं, परंपराएं रही है, कुछ जो आज भी प्रचलित हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ताकि उससे भी रिलेटेड कि डाकन प्रथा क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन कि यहाँ पर आज भी चाहे कितने कानून बन गए फिर भी वो लागू हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।